जय हिंद। दोस्तों, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। अभी मैं 4 जून की बातें कर रहा हूँ आप सभी से। 4 जून जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आए थे और स्टॉक मार्केट में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसे में जो अपॉर्चुनिटिस्ट लोग हैं, जो गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे, उनको तो अच्छा मौका मिल गया था। तो ऐसे में ये गिरावट तो किसी के लिए आपदा था, लेकिन ये गिरावट किसी के लिए मौका भी था। तो बहुत सारे लोगों ने 4 जून को अपना पैसा इन्वेस्ट किया और बहुत सारे लोगों का पैसा डिडक्ट भी हो गया, उनके अकाउंट से पैसा कट करके चला भी गया, लेकिन उनको सेम डे की एनएबी अलॉट नहीं हुई। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले लोग कम सवाल पूछते थे, अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स इसी तरह का आने लगा कि सर हमने 4 जून को म्यूचुअल फंड में लमसम किया था, लेकिन हमें सेम डे की एनएबी नहीं मिली। और ये सवाल सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरे जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर है उन सब से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या बात है कि जब हम 4 जून को म्यूचुअल फंड में लमसम किए थे और सही समय पर भी किए थे, तब भी हमें सेम डे की एनएबी क्यों नहीं मिली। और इस बात का अंदाज़ा, इसका गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ये जो डिस्कशन है, वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी बिज़नेस न्यूज़ चैनल पर भी डिस्कस हो रही है कि 4 जून को लोगों को सेम डे की एनएबी क्यों नहीं मिली। और इसका संज्ञान बहुत जल्दी सेबी भी लेने वाली है। तो मामला ये बहुत बड़ा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताया हूँ कि मैं एमपी के द्वारा एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मेरे कई क्लाइंट भी हैं और मैंने भी पेमेंट इनिशिएट कराया था, तो कई लोगों का पेमेंट डिडक्ट होने के बाद भी उनको आज जब मैं 7 जून को वीडियो बना रहा हूँ, तब तक उनको एनएबी अलॉट नहीं हुई है। हमने म्यूचुअल फंड एएमसी से बात किया तो उनको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, उनको अभी तक जो एनएबी है वो अलॉट नहीं हुआ है। अब जान सकते हैं आप कि 4 तारीख को एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और 5 को अच्छी खासी रिकवरी, 6 को अच्छी खासी रिकवरी और आज 7 तारीख को भी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों ने 4 तारीख को अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनको सेम डे की एनएबी नहीं मिली, तो उनको आप ये बात मान कर चल सकते हैं कि कम से कम 5-6% का नुकसान हो रहा है। 5-6% कम नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो सीधे-सीधे उसको 5-6 हज़ार रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा तो एक इन्वेस्टर के साथ हो सकता है। अब सोचिए कि हज़ारों लाखों लोग जब इन्वेस्ट किए होंगे तो उनको कितना पैसे का नुकसान हुआ सिर्फ सेम डे की एनएबी नहीं मिलने से। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन बन गई है और कमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कशन करना, बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब इसके पीछे सेबी भी पड़ गई है और सेबी भी इसका संज्ञान ली है। तो सेबी, अब मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे आगे चल करके ऐसी सिचुएशन कम से कम ना आए। हमें अब सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो सेम डे की एनएबी कैसे काम करती है, ये सिस्टम आखिर कैसे काम करता है ताकि हमें सेम डे की एनएबी मिलती है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए कि हमें सेम डे की एनएबी कैसे मिलेगी, इसके लिए मेजर 2 चीज़ें हमें समझनी होगी। देखिए, ऐसे समझने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिस्टम काम कैसे करती है और रूल्स क्या है, ये दोनों ही अलग चीज़ है। रूल्स ये है कि म्यूचुअल फंड हाउस के पास अगर आपका पैसा 3 बजे से पहले पहुंच गया तो आपको सेम डे की एनएबी मिलेगी। अब ये सिस्टम काम कैसे करती है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हर कोई आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किसी न किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहा है और आज ज़्यादातर लोग डीमेट अकाउंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। देखिए, कोई कैप फिनटेक का भी ऐप इस्तेमाल करता है, कोई कार्वी का भी ऐप इस्तेमाल करता है, कोई एमएफ सेंट्रल इस्तेमाल करता है, कोई थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग डीमेट अकाउंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि किसी न किसी ऐप का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप एक डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के डेट में अगर देखा जाए, आप एक म्यूचुअल फंड का ऐप इस्तेमाल करते हैं जो कि डीमेट अकाउंट है। तो अधिकतर जो डीमेट अकाउंट है ना, जिनमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चलते रहता है, जब आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपको सिस्टम दिखता है ना, वो कमोबेश मॉडिफिकेशन के साथ में बीएसई स्टार एमएफ का ही सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल रहा होता है। क्योंकि आज के डेट में जितने भी डीमेट अकाउंट हैं उनमें लगभग 80% में जो बैकएंड में म्यूचुअल फंड के लिए सॉफ्टवेयर चलता है वो बीएसई स्टार एमएफ ही चलता है। तो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा चांस यही है कि आपका पैसा बीएसई स्टार एमएफ के माध्यम से हो करके ही म्यूचुअल फंड के पास में जाता होगा। तो आपके पास एक म्यूचुअल फंड का ऐप है जो कि डीमेट अकाउंट है, उसमें आपने लॉगिन किया और आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, आप वहाँ पे ऑर्डर डाल दिए। तो वो ऑर्डर बीएसई स्टार एमएफ के माध्यम से आईसीसीएल के पास, यानी कि इंडियन क्लियरेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाता है। तो सबसे पहले तो आप बीएसई स्टार एमएफ के प्लेटफॉर्म पर आए
वहाँ पे आपको जो भी फंड पसंद आया उसको चूज किए, वहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो अब आपका जो पेमेंट है वो ICCL करता है, यानी कि इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है। अब ये इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड हाउस को वो कितना समय में पैसा देता है। देखिए, अगर इनके पास बहुत ज़्यादा रस रहेगी तो थोड़ा सा देरी भी हो सकता है, अगर रस नहीं रहेगी तो आपका पेमेंट फास्ट भी पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि म्यूचुअल फंड को तो हमको 3 बजे तक पैसा देना है, लेकिन हमें पैसा पेमेंट पहले कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। लेकिन समस्या की बात यह है ना दोस्तों, कि जिस दिन 4 जून को स्टॉक मार्केट गिरी थी, मुझे लगता है ऐसा, अभी ये तो जांच का विषय है, अब आगे चल करके जांच में क्या आता है वो तो बाद में पता चलेगा। ऐसा मुझे लगता है कि जब 4 जून को स्टॉक मार्केट गिरी ना, तो पहले वाला समय और आज वाले समय में बहुत अंतर है। जब पहले स्टॉक मार्केट गिरता था तो लोग घबरा करके पैसा निकालते थे। अब जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग इंतजार में बैठे रहते हैं पैसा लगाने के लिए। जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरा तो इतना ज़्यादा पेमेंट का ऑर्डर चला गया कि ये जो BSE स्टार MF का प्लेटफॉर्म है या फिर ICCL का जो पेमेंट का जो गेटवे है, वो इतना ज़्यादा पेमेंट को लगता है कि संभाल ही नहीं पाया। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर चल गया, जितना ऑर्डर के लिए शायद हो सकता है, अब मैं ज़्यादा अंदर की बातें तो नहीं जानता हूँ, ये BSE स्टार MF प्लेटफॉर्म और ये जो ICCL है जो पेमेंट को संभालता है, वो इतना पेमेंट संभालने के लिए शायद कैपेबल था ही नहीं। इतना ज़्यादा पेमेंट चला गया। इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम आधे लोगों का तो पेमेंट यहाँ पे अस्वीकार हुआ है, या फिर स्वीकार हो जाने के बाद भी उनका जो पेमेंट है वो म्यूचुअल फंड हाउस के पास नहीं पहुँच पाया। मैं भी जब अपने क्लाइंट का पेमेंट इनिशिएट कर रहा था तो बार बार रिजेक्शन आ रहा था, बार बार रिजेक्शन आ रहा था। और मैं अपने वाइफ का भी अकाउंट में पेमेंट कर रहा था, अपने वाइफ के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे भी बार बार रिजेक्शन आ रहा था। तो मैंने UPI के माध्यम से किया और फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से किया, तो पेमेंट तो किसी तरह से चला गया। और खैर मेरी वाइफ के अकाउंट में तो 4 जून को ही सेम डे का NAV मिल गया था। लेकिन मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट है उनको सेम डे की NAV नहीं मिली, ज़्यादातर लोगों को सेम डे की NAV नहीं मिली। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे एक क्लाइंट को तो अभी तक NAV अलॉट नहीं हुआ है, जबकि 7 जून का समय हो गया है। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, आखिर क्यों हुआ। अब देखिए, ऐसा अगर हुआ है तो इसमें सीधे सीधे नुकसान जो है वो इन्वेस्टर का है। अब एक इन्वेस्टर है ना, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाता है, उसको नुकसान हो गया, वो अपने नुकसान को झेल करके चुपचाप बैठ जाएगा। कहाँ जाएगा वो, किसके पास हल्ला करेगा, कहाँ गुहार लगाएगा, उसको ये भी तो नहीं मालूम है कि कहाँ पे शिकायत करना है। और अगर कल के दिन ये पता भी चल जाता है कि भाई ये किसकी गलती से हुई थी, ये जो दिक्कत हुई है वो किसकी गलती से हुई है, और कल के दिन पता चल जाता है कि इस चक्कर में इन्वेस्टर का 2000, 4000, 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जो उनको फायदा हो सकता था, तो इतना बड़ा रकम आखिर देगा कौन उनको। अगर पता चलता है कि 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, अगर इन्वेस्टर का पैसा सही समय पर चला जाता तो आज सारे इन्वेस्टर को 5000 करोड़ रुपए का फायदा होता, तो इतना बड़ा रकम भरपाई आखिर करेगा कौन। तो कुल मिलाकर के नुकसान जो है वो इन्वेस्टर का ही होने वाला है। और मैं बस यही चाहता हूं कि सेबी जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस तरह की दिक्कतें सामने ना आ पाए। और इंडिया के अंदर में तो एक चीज़ और भी है कि जब तक कोई दिक्कत नहीं हो जाती है, जब तक किसी दिक्कत से किसी का नुकसान नहीं होता है, तब तक उस पर संज्ञान लिया ही नहीं जाता है। जब आप जान रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर में लगभग 14-15 करोड़ के आसपास में डीमेट अकाउंट खुल गया है, तो अगर वो डीमेट अकाउंट खुला है तो ऑर्डर भी करेंगे, तो उसी के हिसाब से अगर ट्रांजैक्शन क्लियर करने का कैपेसिटी की वजह से हुआ है तो इसमें पूरी तरह से गलती BSE और ICCL का है। अगर उनका कैपेसिटी इतना नहीं था तो कैपेसिटी में इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि रात दिन डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। और अगर डीमेट अकाउंट खुल रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में अगर फोलियो क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे। तो उसके हिसाब से सारे जो प्लेटफॉर्म है वो कैपेबल होने भी चाहिए थे। तो इसमें कुल मिलाकर के नुकसान इन्वेस्टर का ही हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि जो नुकसान हुआ है, जो फायदा हो सकता था, उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो कुल मिला के यही दोस्तों बात है, इसके लिए सेबी ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि सेबी इस पर अच्छा खासा एक्शन लेगी, और कम से कम अगर एक बार ऐसा हो गया है तो कम से कम आगे ऐसा चल करके ना हो। इसमें इन्वेस्टर का बहुत नुकसान होता है और इस इन्वेस्टर का मनोबल भी टूटता है। तो यही सारी बातें थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि उनको भी बहुत हद तक ये पता चल पाए कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से उनको 4 जून को जब स्टॉक मार्केट गिरी थी तो उस दिन सेम डे की भी नहीं मिल पाई। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।